हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कैलोरीमीटर के बारे में और हम बात करेंगे एंथैल्पी चेंजेस ऑफ अ रिएक्शन की। चलिए देखते हैं कैलोरीमीटरी क्या होती है। जब भी हमें इंटरनल एनर्जी या हीट एनर्जी यानी एंथैल्पी को कैलकुलेट करना हो किसी भी सिस्टम की, तो हम उसे कैलोरीमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस कैलोरीमीटर? बच्चों, कैलोरीमीटर जो होता है, इट इज़ अ कम्प्लीटली इमर्स्ड इक्विपमेंट इन वाटर। देखो क्या मतलब है इसका। इट इज द मेथड ऑफ मेजरिंग एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल और फिजिकल processes by an experimental technique। पहले हम देख लेते हैं इसको कहते क्या है एंड देन वी विल एक्सप्लेन करना क्या है इसमें। देखिए, कैलोरीमीटर इज completely immersed in known volume of water। यानी एक पानी की बकेट लिया है, उसको सील कर दिया, उसके अंदर हमने कैलोरीमीटर को डाला है। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। अब आप समझ गए होंगे, जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? जीरो। क्योंकि वर्क डन की कंडीशन क्या है? देयर शुड बी अ चेंज इन प्रेशर, देयर शुड बी अ चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी और डेल्टा पी वी। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ नो चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वी विल कंसिडर दिस इक्वेशन। व्हेन देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, सो द कैलोरीमीटर इज कॉल्ड बॉम कैलोरीमीटर। तो आपको ध्यान ये रखना है वर्ड कि बॉम कैलोरीमीटर जो होता है, इट्स अ क्लोज सिस्टम। इसके अंदर वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होगा। तो कई क्वेश्चंस में आपको सिंपल कहा जाएगा देयर इज अ बॉम कैलोरीमीटर, वो वहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है आपको कुछ नहीं बताएंगे। सो वर्क डन जीरो है ये भी नहीं बताएंगे। सो दे विल जस्ट मेंशन बॉम कैलोरीमीटर एंड एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड कि बॉम कैलोरीमीटर में वर्क डन जीरो होता है। A combustible sample is burnt in oxygen, यानी कि कोई एक ऐसा मटेरियल है जो ऑक्सीजन में जल सकता है, यानी कि कंबस्टिबल है, उसको हमने जलाया है इन अ सील्ड चेम्बर। और ये सील्ड चेम्बर कहाँ है? पानी के अंदर, जस्ट लाइक अ फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क ऑब्वियसली फ्लास्क जो है वो एक आइसोलेटेड एडियाबैटिक सिस्टम है, लेकिन हमने क्लोज्ड चेम्बर लिया है, उसमें कुछ पानी कुछ चीज़ है जो ऑक्सीजन के साथ जल सकती है। हमने उसको सील करके चेम्बर को उसमें जला दिया, सच दैट हीट जो बनी वहाँ पे, हीट लिबरेटेड इज ट्रांसफर्ड टू वाटर, is transferred to water where or whose temperature rises, whose temperature can be monitored by thermometer। Here we know that work done is equal to zero। अब आप ये सोचिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो हमने की थी फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, एक मोल सब्सटेंस का। तो हमने क्या लिखा था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, यही लिखा था। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो राइट अ सबस्क्रिप्ट वी, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? सबस्क्रिप्ट वी, करेक्ट। एंड वी नो दैट delta Q at constant volume is equal to the
इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो डेल्टा यू कैलकुलेट हो सकता है। वी कैन से सो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो हमारे पास यहाँ दो इक्वेशंस मिल गई हमें। वन सेज डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी या डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम है अगर, तो आप समझ जाइए कि सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी है उसकी। करेक्ट। अब ज़रा इस डायग्राम को देखिए। दिस इज़ योर बॉम्ब कैलोरीमीटर। वाई? ये देखिए, ये है वो चेम्बर जिसके अंदर आपने कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर डाला है। कैन यू सी दिस ब्लू पार्ट? दिस इज़ द नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ऊपर से इसको सील कर दिया हमने और इसके अंदर एक थर्मोमीटर डाल दिया ताकि हम इसका टेम्परेचर चेक कर पाएँ। राइट? बीच में एक स्टरर भी है लेकिन ये सब सील्ड है। एनी नथिंग कैन एस्केप आउट ऑफ दिस वेसल। पानी सील करके रखा है। इसके अंदर हमने एक और बॉक्स डाला है। ऐसा बॉक्स है विच इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम विच हैव कंडक्टिंग वॉल्स। यानी कि अगर यहाँ कुछ जलता है, यहाँ कुछ गर्मी होती है तो हीट जो है वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके अंदर क्या किया है, हमारे पास एक सैंपल पड़ा है। सैंपल का मतलब एनी केमिकल सब्सटेंस। और ऊपर से यहाँ से हमने ऑक्सीजन का एक इनलेट दिया हुआ है। कैन यू सी दिस? ऑक्सीजन का इनलेट है। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आ रही है एंड इट इज़ कॉजिंग द बर्निंग अंडर प्रेशर। ये प्रेशर जो है चेंज हो सकता है बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। सो जब बर्निंग हुई तो व्हाट हैपन, ये आग लगाने के लिए देखो फायर लीड्स लगाई हुई हैं। बर्निंग कर दिया, बर्न के बाद यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। दैट एनर्जी वॉज ट्रांसफर्ड इनटू वाटर बाय द कंडक्टिंग वॉल्स ऑफ दिस क्लोज्ड सिस्टम। टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर कितना बढ़ा वो हमने थर्मामीटर से चेक कर लिया तो डेल्टा क्यू मिल गया। पहले क्यू था मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, बर्निंग करने के बाद विच बिकेम 20 डिग्री सेल्सियस। तो दैट 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हमें पता चल गया। दैट इज व्हाट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10 डिग्रीज। वी कैन कैलकुलेट दिस। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10 डिग्रीज। अगर टेम्परेचर मिल रहा है, यहाँ से 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वी नो वॉट इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दैट सैम्पल दैट वी बर्नड and we know the calorific value of that substance. So we can calculate QV. QV जितना भी आएगा वही उसकी delta UV हो जाएगी. So this is how we can calculate internal energy from by using bomb calorimeter at constant volume. Similarly, ये था constant volume पे. Similarly, delta H can be calculated at constant pressure. अभी कांस्टेंट प्रेशर कब होता है? व्हेन यू हैव ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में कौन सा प्रेशर लग रहा है? लुक एट दिस। ये है आपके पास ओपन सिस्टम। प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक। राइट? अब वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। डेल्टा वी विल हैव सम वैल्यू। इट कैन नॉट बी जीरो। और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। इट इज नॉट जीरो क्योंकि डेल्टा पी तो हमने लेना ही नहीं, पी तो कांस्टेंट है। सो इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। एंड वी रिमेंबर दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ये हमारी इक्वेशन है ही है। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू पी एन सी पी डेल्टा टी। एंड वी डिड अ डेरिवेशन वेयर वी फाउंड दैट डेल्टा एच ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू delta Q at constant pressure. So we can say that delta H is equal to NCP delta T. So यहाँ से भी हमें दो equations मिल गई. That is delta QP is equal to NCP delta T. Delta H is equal to NCP delta T. ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली equations हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा. We are talking about molar specific heat, right? So this is what is delta H. So look at this system in the for the calorimeter when there is a constant pressure. It is an open system. एक सिंपल फोम्ड कप ले लिया, जो हम चाय का कप या पे वो सिंपल कप ले लेते हैं, व्हाट इज ए डिस्पोजेबल कप, ठीक है। वो कप लिया, उसके अंदर हमने एक रिएक्शन मिक्सचर डाला एक, और उसके अंदर थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है। रिएक्शन मिक्सचर हुआ यानी कि रिएक्शन हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, या एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, वॉट एवर इट इज़, टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। एक्सोथर्मिक होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा थर्मामीटर का, राइट। और अगर एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो वी कैन कैलकुलेट डेल्टा क्यू।
डेल्टा क्यू ने कैलकुलेट कर रही हो एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, डेल्टा एच कैलकुलेट हो जाएगी. सो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ एनी गिवन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ कैलोरीमीटर. सो यहां से देखिए, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक तो डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. एंड इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक तो delta H will be equal to negative. And that is what we always say, that if there is a reaction A plus B gives us C plus D plus delta H is there, so it is an exothermic. If it is minus delta H on the product side, it is endothermic. And most of the time we write delta H on the product side only. So to show exothermic we will write plus delta H, for endothermic we will write minus delta H, right? Let's take a look at problem number 6.6. 1 gram of graphite is burnt in a bomb calorimeter. देखो उसने bomb calorimeter बोल दिया, it means delta V is going to be 0. ठीक है. In excess of oxygen at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure according to the equation. Pressure तो definitely is there. हमने कहा था bomb calorimeter में pressure में changes आ सकते हैं, but volume में कोई change नहीं आ रहा. ठीक, लेकिन यहाँ उसने कहा है कि कांस्टेंट प्रेशर भी है. ग्रेफाइट 1 ग्राम लिया है, ऑक्सीजन में इसको बर्न किया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है. क्योंकि गैस बन रही है प्रेशर में चेंज आएगा. ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 299 केल्विन. सो व्हाट इज डेल्टा टी, 1 डिग्री. अब इसको आप चाहे सेल्सियस में कन्वर्ट करो, केल्विन में कन्वर्ट करो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. डेल्टा टी इज इक्वल टू 299 माइनस 298, तो 1 आ गया. If the heat capacity of bomb calorimeter is equal to 20.7 kilojoule per Kelvin. अब ये कह रहा है 20.7 kilojoule per Kelvin if heat capacity of bomb calorimeter. Heat capacity of bomb calorimeter का मतलब है it is talking about the specific heat at constant volume. CV given है हमें. What is the enthalpy change for the above reaction at 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर. यानी कि रिएक्शन हमने 298 केल्विन पे की, 1 एटमॉस्फेयर पे की, हमारा टेम्परेचर का चेंज हुआ 1 डिग्री का. आपको सी वी गिवन है, दे आर आस्किंग फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज, डेल्टा क्यू बताना है, राइट. फाइंड आउट द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ग्रेफाइट दे आर यूजिंग. 1 ग्राम है, ग्रेफाइट का एटॉमिक मास जितना भी होता है वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए. तो चलिए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. प्रॉब्लम नंबर 6.6. Mass of graphite, or you can say given mass, is equal to 1 gram. What is the molar mass of carbon or the graphite? 12 gram, right? Then they say that it is a bomb calorimeter. Bomb calorimeter means delta V will be equal to 0, work done will be 0, so delta QV is equal to N CV delta T. Correct? Now he says टेम्परेचर का जो चेंज हुआ है, डेल्टा टी जो हुई है, दैट इज 299 माइनस 298 केल्विन विच इज इक्वल टू 1 केल्विन. करेक्ट? ही सेज दैट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम इतना टू इतना. इफ दिस स्पेसिफिक हीट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर. इस बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात कर रहे हैं जहां हमने 1 ग्राम यूज किया है. इसका मतलब ही इज गिविंग अस दी ओनली द स्पेसिफिक हीट, नॉट द मोलर स्पेसिफिक हीट. अगर मोलर स्पेसिफिक हीट देता तो वो लिखता दैट इट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट. ही इज सेइंग इस बॉम्ब कैलोरीमीटर की जिसमें हमने 1 ग्राम ग्रेफाइट लिया है की स्पेसिफिक हीट आती है 20.7 किलो जूल्स पर केल्विन. इट मीन्स इट इज फॉर दी only the specific heat, not the molar specific heat. What is the pressure given to you? 1 atmosphere, right? So अब हमें सब चीज़ें मिल गई, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में रहेगा that Q is equal to CV delta T. We will not talk about N because it is the specific heat that he has given, not the molar specific heat. So that is why we will not use mole, we will write mass given. So Q is equal to mCV delta T. What is the M? 1. What is CV? 20.7. And what is kilojoule? 1. Since it is a bomb calorimeter and system was losing heat, क्योंकि देखो
ऑक्सीजन के साथ आपने सैंपल को बर्न किया था और उसके बाद हीट बाहर गई थी, जो पानी था बाहर उसमें। सो सिस्टम कौन है? सिस्टम है ये सैंपल ग्रेफाइट, ठीक है ना। इट इज गोइंग टू लूज हीट, सिंस इट इज गोइंग टू लूज हीट वी विल पुट नेगेटिव साइन ओवर हियर। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो Q is equal to minus 20.7 kilojoule. We will not write per mole because it is not for 1 mole. ठीक है जी। नेगेटिव साइन सिर्फ हमें ये बता रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड वी कैन सी दैट दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट बाहर जा रही है ना। नाउ अगर मुझे ही सेज नाउ इन द क्वेश्चन calculate what is the enthalpy change for the above reaction at 298 Kelvin and 1 atmosphere. अब enthalpy change का मतलब क्या है? enthalpy change का मतलब है delta H या फिर delta Q which is equal to delta U. Why so? Because we know that delta QV is equal to delta U at constant volume. So इसका मतलब he is asking about delta U और delta Q, और ये इसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? I need to calculate for 1 mole. So delta QV is equal to N CV delta T लेना पड़ेगा मुझे। 1 ग्राम के लिए मैंने कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे मुझे, ठीक है ना। मैंने 1 ग्राम के लिए कर लिया। 1 मोल में कितने ग्राम होंगे? 12 ग्राम। So we will write 12 gram into, okay, we can also write 1/12. 1/12 CV मुझे पता नहीं, या हम इसको सीधा करते हैं। देखो हमने कहा कि डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 ग्राम इज गिवन टू यू इज इक्वल टू -20.7 किलो जूल, करेक्ट। सो डेल्टा QV फॉर 12 ग्राम यानी कि 1 मोल कितना हो जाएगा? 12 इंटू -20.7, 12 7 84, 84, 12 दूनी 24। सो यह गया 248.4 इन नेगेटिव। सो अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो याद रखिए, क्योंकि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था जहां आपने साइंटिफिक नोटेशन सीखी थी, आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखिए। इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। सो दैट इज द आंसर। वी विल टॉक अबाउट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। जब भी हम एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन की बात करते हैं, सो वी विल से डेल्टा H and we are going to use a subscript that is R with the delta. So change in the enthalpy of a reaction is denoted by delta RH. अब जैसी जैसी रिएक्शंस होंगी, जो जो चेंजेस आएंगे, हम बस इस R को चेंज करते जाएंगे। लाइक जैसे मान लीजिए एटमाइजेशन की बात करें, R की जगह स्मॉल a आ जाएगा। फ्यूजन की बात करें, F आ जाएगा। वेपोराइजेशन की बात करें तो VAP आ जाएगा। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस R। अब यहाँ R का क्या मतलब है? किसी भी रिएक्शन में क्या क्या एंथैल्पी चेंजेस होते हैं। देखो कोई भी रिएक्शन होती है अगर, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, करेक्ट। कोई भी रिएक्शन हो उसमें यही होगा, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है या 2 रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते होते हैं, ठीक है जी। अब इस केस के अंदर अगर हम देखें द एंथैल्पी चेंज अकम्पनीड बाय द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्शन एंथैल्पी, तो यहाँ पे डेल्टा R ऑफ दिस H क्या हो जाएगा? डेल्टा H ऑफ द प्रोडक्ट, रादर वी विल से हीट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, यानी दोनों की हीट एनर्जीज को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल गेट डेल्टा H। बहुत सिंपल है, राइट। सो हियर वी कैन से दैट एंथैल्पी चेंज accompanied in a reaction is called reaction enthalpy. Since it is a reaction enthalpy and change of energy, so it is delta RH. Now we know that कि delta H जो है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव।
अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें, ये पॉजिटिव वैल्यू कब होगी, जब प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से ज़्यादा हो। सिंपल, इसका मतलब एच पी इज़ मोर देन एच आर। प्रोडक्ट में कुछ रिएक्टेंट में कुछ ऐड करोगे तो आपको प्रोडक्ट की हीट मिलेगी, सो इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हीट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन हीट ऑफ रिएक्टेंट हो जाए तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेट अस सी, कैन वी एक्सप्लेन इट विद ग्राफ ऑल्सो। सो हम दोनों ग्राफ देखेंगे। लेट अस लुक एट दी एक्सोथर्मिक फर्स्ट, और यहाँ बना लेते हैं एंडोथर्मिक के लिए रिएक्शंस, राइट। अब देखो, हम रहते हैं ग्राफ बिटवीन, क्योंकि हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली वी विल बी टॉकिंग अबाउट हीट, डेल्टा एच, या यूँ कहो कि एनर्जी, ठीक है। इस प्रोसेस में आप एनर्जी ले रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है यहाँ पे, यानी इनिशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज दिस मच, तो रिएक्शन हमेशा ऊपर की तरफ जाके वापस नीचे आएगी। सो ये होगा आपका प्रोडक्ट। ये क्यों है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को शुरू करने से पहले उसे एक थ्रेशोल्ड एनर्जी कवर करनी पड़ती है। दिस इज दी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को कवर करके रिएक्शन कंडक्ट हो गई। नाउ द प्रोडक्ट विल हैव दी less energy. So this difference in the energy of product and the reactant is called as delta H. Now look at it. P is less, R is more. So ये exothermic reaction है, delta H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। I hope it is clear now. Similarly, let us look at the energy. अच्छा, x एक्सिस पे सोचोगे क्या लेना है, इट इज़ जस्ट द रिएक्शन की फेज क्या है, ठीक है। रिएक्शन किस लेवल पे चल रही है अभी, फेज ऑफ द रिएक्शन और द टाइम ऑफ द रिएक्शन, कितना प्रोसीड कर चुकी है, और ये रही आपकी एनर्जी, या आप एच भी लिख सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट and this is the energy of product. Now look at this gap. This gap is the delta H. Now we can see that product is more than reactant, so delta H is positive. So positive किस केस में, एंडोथर्मिक में, नेगेटिव किस में, एक्सोथर्मिक में। So I hope delta H of a reaction कैलकुलेट करना हो तो difference between the heat of product and the heat of reactant will be taken, and if the reaction is the product is less than the reactant, so it is the exothermic reaction. If product is more, heat of product is more, तो it is the endothermic reaction. चलिए कि एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना तो क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता ही नहीं है। सो वी हैव एन एग्जाम्पल, NaOH aqueous which is a base reacts with acid HCl which is also aqueous. इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमारे पास NaCl aqueous प्लस वाटर मिला विच इज़ लिक्विड, प्लस देर इज़ हीट, एंड दिस हीट इज़ 13 किलो कैलोरीज। ये गिवन है हमें रिएक्शन। नाउ लुक एट इट। पहली चीज़, प्लस हीट यहाँ है, इसका मतलब प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट मिलेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट इसकी हीट कम हुई एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। सो नाउ delta HR of this reaction is equal to heat of the product minus heat of the reactant. Since heat of the reactant is more than the heat of the product, therefore the reaction is exothermic. इसीलिए delta H जो है, it is written on the product side with a positive sign of 13 kilocalories. जब प्रोडक्ट साइड पे हीट पॉजिटिव होती है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। सो यू कैन से दैट 13 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर NaOH, यानी कि 13 किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, राइट। 13 किलो कैलोरीज ऑफ NaOH और HCl is required to produce a reaction. To produce, similarly, till 13 kilocalorie per mole is required to produce 1 mole of NaCl or 1 mole of H2O, right? देखो जरा,
ये सारे के सारे की इक्वेशन में देखो 1 मोल है, कहीं भी बैलेंस्ड है रिएक्शन पूरी तरह से। सो सारी की सारी 1 मोल है। इसका मतलब डेल्टा एच 13 कैलोरी हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं कि 1 मोल NaCl को बनाना था, या 1 मोल NaOH से NaCl बन रहा है, 1 मोल HCl से बन रहा है, तो व्हाट इज डेल्टा एच? 13 किलो कैलोरीज। सिमिलरली लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट। कार्बन है सॉलिड फॉर्म प्लस वाटर लिक्विड स्टेट में रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, करेक्ट। एंड इट इज सेड दैट द एनर्जी इज -70 किलो कैलोरीज। सिंस प्रोडक्ट साइड पे माइनस लिखा है तो प्लस किस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली ऑन दी दिस साइड, यानी अब कुछ हीट दे रहे हो। यहाँ पे देखो हम कह रहे हैं प्रोडक्ट में जो भी हीट बनी है उसमें से अगर 70 कैलोरीज निकाल दी जाए तो हमें क्या मिलेगा? रिएक्टेंट मिलेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच क्या है एक्चुअली में? +70 किलो कैलोरीज बिकॉज इट इज बिंग एडेड, बिकॉज नाउ एच ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन एच ऑफ रिएक्टेंट, सो delta H of this reaction will be equal to HP minus HR. Since it is more than this, so it is going to be positive. It is going to be the endothermic reaction. तो यहाँ से हमें एक और चीज़ मिल गई बच्चों कि what is delta R of a reaction? That is sum of heat energy of products minus sum of heat energy of reactants। जितने भी रिएक्टेंट की हीट गिवन होगी, जितना प्रोडक्ट की हीट दोगी, दोनों को ऐड करिए और उन दोनों को माइनस कर दीजिए। जितना भी प्रोडक्ट्स होंगे 1 2 3 उन सब की हीट अगर डेल्टा एच फॉर्मेशन गिवन होगा उन सबको ऐड करेंगे, रिएक्टेंट को अलग ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये हो जाता है कि डेल्टा आर एच ऑफ एनी रिएक्शन इज गिवन बाय, दिस इज अ साइन ऑफ समेशन, ठीक है, सम ऑफ हीट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। और ये जो साइन है बच्चों इसे हम बोलते हैं सिग्मा, यानी कि इट इज़ अ साइन ऑफ समेशन। अगर आपने कभी एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया हो तो यू विल सी दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ समेशन। अगर आपने टोटल करना है तो आप इसको यूज़ करते हैं। नाउ इसके अंदर एट द सेम टाइम एक और चीज़ ऐड होगी, व्हाट इज दैट? वी विल राइट दी ए एंड बी। नाउ व्हाट इज दिस ए एंड बी? ए एंड बी आर दी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी तक हमने जो देखी थी रिएक्शंस उसमें एक एक मोल ही थे। मान लीजिए आपके पास ज़्यादा मोल हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव मीथेन, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर एज एन लिक्विड। नाउ लेट अस बैलेंस दिस रिएक्शन। वी हैव 4 हाइड्रोजन, सो 2 हो जाएंगी, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन। सो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए we will put 2 over here. So now this is what? 1 mole, 2 mole, 1 mole, 2 mole, right? There is a difference. अब एक एक मोल तो रहा नहीं, so how will you write it? We will say delta RH, यानी heat of this reaction or change in heat of the reaction is equal to sum of the, इन दोनों का हमने sum करना है, so we will write heat of, और यहाँ पर लिख लेंगे M. M stands for molar, मोलर एंथैल्पी, ठीक। मोलर एंथैल्पी ऑफ मीथेन इन द गैसियस फॉर्म है प्लस ट्वाइस ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज व्हाट? रिएक्टेंट्स, ठीक है। हमें ये है हमारे रिएक्टेंट्स, हमें चाहिए क्या? अच्छा, इसी तरह से प्रोडक्ट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा? मोलर एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
plus twice of molar enthalpy of water. I hope it is clear. Molar enthalpy of methane, molar enthalpy of oxygen, molar enthalpy of carbon dioxide, molar enthalpy of water. So delta R H is equal to HP summation minus HR reactant raised to L multiplied by their stoichiometric coefficient. This is what we are doing. So what is this product? Product is this one. Molar enthalpy of carbon dioxide plus twice of molar enthalpy of water minus molar enthalpy of methane, which is the reactant, one of the reactants, plus twice of the molar enthalpy of oxygen. Right? So now look at it. If we look at number 2, number 1, चलो 1 भी लिख लेते हैं हम लोग, just to understand. Right? So this 1, 2, 1, 2 are nothing but the stoichiometric coefficients. उनके देखिए कितने moles हैं, number of the moles. And then we are talking about carbon dioxide and water. Both are the products. Methane and oxygen both are the reactants. इन दोनों की heat energies को कौन सी heat energies? Molar. We are talking about the molar heats. ठीक है, एक एक मोल की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 1 मोल 2 मोल की बात हो रही है. सो वी विल टॉक अबाउट दी मोलर एनर्जीज. सो हमने मोलर एनर्जीज ली है सबकी, मल्टीप्लाई किया है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, एंड देन उन सबको टोटल करके प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दिया. प्रोडक्ट को अलग से टोटल कीजिए, रिएक्टेंट को अलग से टोटल करेंगे. अब ये डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहला फैक्टर है बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. मतलब सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है. सो देखिए इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज दैट ऑफ प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन गैस है, इट रिएक्ट्स विद हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ molecular oxygen, it produces water in the gaseous form. So इसका डेल्टा एच हमें गिवन है -60 किलो कैलोरीज. करेक्ट. दूसरा रिएक्शन हमारे पास आता है, हाइड्रोजन गैस reacts with 1/2 molecule of gaseous particle produces H2O, मगर कैसा? लिक्विड में. सो डेल्टा एच क्या हो जाएगी इसकी? -70 किलो कैलोरीज. अब अगर -670 किलो कैलोरीज आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि नेगेटिव साइन है. तो ये तो पता चल गया कि ये कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देखो माइनस अगर इसके साथ ही लिख देते फिर एंडोथर्मिक था. ध्यान रखना, रिएक्शन के अंदर ही अगर लिख देते माइनस डेल्टा एच, ठीक है, तो वो इसका मतलब यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. अगर रिएक्शन को लिखने के बाद अलग से डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में दी है, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. सो अब यहाँ देखो स्टेट में फ़र्क कैसे पड़ गया. स्टेट का फ़र्क हमें इसलिए लगा क्योंकि ये देखो गैस से लेके लिक्विड, जब हम गैस से लिक्विड में आएंगे तो डेफिनेटली कंडेंसेशन हो रहा है. कंडेंसेशन का मतलब देयर इज़ अ लॉस ऑफ हीट. कितना लॉस ऑफ हीट हो रहा है? -10 किलो कैलोरीज का. यहाँ -60 था, यहाँ 10 ऐड हो गई हैं और तो 10 कैलोरीज और लॉस हो गई. सो कंडेंसेशन का मतलब क्या है? देयर इज़ अ लॉस ऑफ हीट. ठीक है. सो दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन कंडेंसेशन. Correct? So this is what we are saying, that delta H depends upon the state of matter. यहाँ गैशियस था तो -60, अगर लिक्विड में आ रहा है तो और भी ज़्यादा हीट लूज हो रही है, -70 किलो कैलोरीज. सोच लीजिए सॉलिड में कन्वर्ट करें तो और कंडेंसेशन हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर हैज़ टू गो डाउन. ठीक. सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ मैटर. नंबर 2, इट डिपेंड्स अपॉन द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. देखिए कैसे एलोट्रॉपिक फॉर्म पे कैसे डिपेंड करता है. मान लीजिए आपके पास है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और आपके पास है कार्बन सॉलिड ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ डायमंड. इन दोनों को जलाना है, कंबस्चन कर रहे हो इसकी,
गैसियस मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्या लगता है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो सकती है? देखिए, इसका जो डेल्टा एच आएगा और इसका जो डेल्टा एच आएगा, लेट अस से 1 and 2, डेफिनेटली दिस टू विल नॉट बी इक्वल। वाई नॉट? क्योंकि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। एलोट्रॉपिक फॉर्म में यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कम है, यहाँ ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे ज़्यादा बॉन्ड्स होंगी, ज़्यादा बॉन्ड्स टूटेंगी तो यानी कि ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए हमें। सो डेफिनेटली डेल्टा एच विल नॉट बी सेम एज इन डायमंड एंड ग्रेफाइट, करेक्ट? So delta H1 will not be equal to delta H2 because of difference in bonds. इन दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में बॉन्ड्स का डिफरेंस होगा। जितनी ज़्यादा जो बॉन्ड मुझे तोड़नी पड़ेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इसका मतलब इसमें डेल्टा एच अगर एंडोथर्मिक आता है, क्योंकि कंबस्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक तो होगी रिएक्शन, सो डेल्टा एच जो है इसमें नेगेटिव ही आएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगी क्योंकि हीट निकलेगी। कार्बन को जलाते हैं तो कोयले को जलाओगे अगर ऑक्सीजन में तो धुआं उठता है, हीट मिलती है। लेकिन इसमें हीट ज़्यादा मिलेगी, इसमें कम मिलेगी, क्योंकि इसमें एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी साथ में बॉन्ड को तोड़ने के लिए। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर आपको याद हो डायमंड का स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, तो ग्रेफाइट के अंदर, चलिए लेट मी जस्ट गिव यू रिकैप। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये लेयर बाय लेयर, सॉफ्ट टाइट, लाइटली, दे आर नॉट वेरी टाइटली बाउंड। डबल बॉन्ड्स होती है ना इसमें, लाइक दिस इज देयर इज अ डबल बॉन्ड इन बिटवीन। सो डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, जल्दी टूट जाएंगी, कम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। और डबल बॉन्ड स्टेबल भी नहीं होती, धड़ से निकलेंगी और एनर्जी रिलीज कर देंगी। सिमिलरली डेल्टा एच डिपेंड्स अपॉन दिस सॉल्यूशन ऑल्सो, सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। सोचिए क्यों? अगर सॉल्यूशन के साथ रिएक्टेंट की बॉन्ड स्ट्रांग हुई तो जल्दी टूटेगी नहीं, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दैट रिएक्शन विल बिकम एंडोथर्मिक। अगर सॉल्यूशन की बॉन्ड रिएक्टेंट के साथ वीक हुई तो जल्दी टूट जाएगी, इट विल गिव मी लेस एनर्जी, मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, वो लिबरेट कर देगा, इट विल बी एक्सोथर्मिक। सो लुक एट इट, सॉल्वेंट के साथ या सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्टेंट की बॉन्ड्स स्ट्रांग है तो इसको तोड़ने के लिए आई विल हैव टू गिव हीट, एनर्जी देनी पड़ेगी। स्ट्रांग है तो टू ब्रेक इट मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो डेफिनेटली जो डेल्टा एच आएगा वो पॉजिटिव होता चला जाएगा, क्योंकि मुझे हीट तो देनी पड़ रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सॉल्यूशन और रिएक्टेंट के बीच की जो बॉन्ड है वो वीक हो, देन लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। सो मान लेते हैं ये है डेल्टा H1 और ये है डेल्टा H2, यानी कि डेल्टा H1 क्या होगा? ऑब्वियसली डेल्टा HP माइनस HR होगा, और डेल्टा HP2 भी HP माइनस HR। नाउ इस केस में क्या हो रहा है? मुझे हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है, यानी कि रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, रिएक्टेंट में मुझे हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो व्हाट विल हैपन? प्रोडक्ट के पास कम होगी हीट, सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा P माइनस HP माइनस HR। अब जब मुझे हीट देनी पड़ेगी तो रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी प्रोडक्ट के पास हीट, सो प्रोडक्ट हीट विल बी मोर देन द रिएक्टेंट हीट, क्योंकि आप हीट दे रहे हो, सो इट विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ डेल्टा H1। H2 में क्या होगा? अब कम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ रही है तो R में कुछ कम ही डालना पड़ रहा है मुझे, सो व्हाट विल हैपन? प्रोडक्ट के पास जो हीट होगी दैट विल बी लेस देन द रिएक्टेंट, so as a result it will be an endothermic reaction। उल्टा हो गया, दिस इज द एक्सोथर्मिक, सॉरी, क्योंकि प्रोडक्ट की कम है रिएक्टेंट की ज़्यादा है, सो HP माइनस HR विल बी नेगेटिव। सो यहाँ नेगेटिव, सो अगर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है तोड़ने के लिए तो वो एक्सोथर्मिक होगी, बहुत जल्दी टूट जाएगी।
और अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो मुझे हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी. सो इट डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द सॉल्यूशन इन विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. देन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं आपके टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. These are very important factors. Rather, physical state of the reaction of the reactant will be bonded to the temperature and pressure. Even total reaction भी depend करेगी इन दोनों factors के ऊपर. So temperature and pressure are two important factors for any reaction. Temperature के देखेंगे, जैसे आपने एक example देते हैं आपको, like you have nitrogen reacts with hydrogen, it produces ammonia. ठीक है, बैलेंस करेंगे, ये हो जाएगी. नाउ ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, इट अकर्स एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा. अगर इनमें से एक भी फैक्टर बदल जाता है तो रिएक्शन कभी भी अमोनिया नहीं बनाएगी. इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज के अंदर. अभी के लिए इस बात को ध्यान रखिए कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एनी रिएक्शन. सो अगर मैं समराइज करूँ कि डेल्टा एच किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, it depends upon the solution in which the reaction takes place, and it also depends on temperature and pressure. So total मिला के देखा जाए तो 5 factors बनते हैं rather than 4. Let me mark it as 5th factor. Right? अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, भाई इतनी सारी कहानी पढ़नी क्यों है? What is the importance? क्या करेंगे इसको जान के? ये कौन सी रिएक्शन जो है कितने टेम्परेचर पे हो रही है, कितने प्रेशर पे हो रही है, कौन सी स्टेट होनी चाहिए मैटर की. बट ये ज़रूरी है बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम कोई भी केमिकल प्रोडक्ट बनाएंगे इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको कंडक्ट करने के लिए, जैसे अमोनिया को बनाने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट शुड बी द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट शुड बी द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ नाइट्रोजन टू गेट अमोनिया. और वो भी किस स्टेट में आएगी? गैशियस में आएगी. सो ये डिपेंड करेगा कि हमें क्या चाहिए और किस हद तक चाहिए, कितना फॉर्म करें, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. खाना भी बनाते हैं जब हम लोग, या कुछ भी पकाते हैं, कुछ भी करते हैं, चाय भी आप बनाते होकर, सो यू नीड टू नो हाउ मच टेम्परेचर यू नीड. बहुत कम गैस पे पकाओगे, लो फ्लेम पे पकाओगे तो पकेगी नहीं, बहुत हाई फ्लेम पे डालोगे तो वो जल जाएगी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू हैपन. इसीलिए जानना ज़रूरी है. किसी भी रिएक्शन में कितनी तरह की एंथैल्पीज हैं जिनके बारे में हमें समझना है. सबसे पहली है आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? पहली बात ये रहा आपका एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन. स्टैंडर्ड के लिए आपने ऊपर एक नोट लगा देना, डिग्री सॉर्ट ऑफ. ठीक है, दिस कंडीशन शेज दैट it is in the standard temperature and pressure conditions. So this is what is the standard enthalpy of reaction. करेंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में. Then second we will be talking about enthalpy change during phase. Enthalpy change during phase conversion. यानी ये गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में अगर जाएं, या ट्रांसफॉर्मेशन, तो किस तरह से उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट की जाएगी. थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी तो हमें समझ में आ गया, ये हो गया, जब ऊपर नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड हो गया. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के लिए वी विल राइट एफ, खत्म. स्टैंडर्ड एंथैल्पी. नाउ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन. फेजेस क्या होते हैं? या तो हम उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, या लिक्विड से गैशियस में कन्वर्ट करते हैं. सो अगर सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग? फ्यूजन. सो वी विल राइट डेल्टा एच फ्यूजन. और अगर हम लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वेपर बना रहे हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज वेपराइजेशन. सिंपल. स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा तो वी विल राइट नॉट.
फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है यानी कि गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर है, वी विल राइट ओनली डेल्टा फ्यूजन एच और डेल्टा वेपराइजेशन एच। खत्म। ठीक। चौथी चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज दी thermochemical equations। And lastly, we will be talking about Hess law of constant heat summation। बट ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही बच्चों। Enjoy yourself, take care, and thank you so much for watching the video.